बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। लफ्जों से लिखा था। अगर 370 और 35A का इतना ही असर कम हो गया होता, जैसे गौरव जी कहते हैं कि 370 है तो तकरीबन खत्म हो गया। बात 370 की नहीं है, बात यह है कि क्या भारत एक राष्ट्र बन के खड़ा रहेगा या भारत एक राष्ट्र के बीच में भी कोई एक छोटा राज्य जो अपने आप को राष्ट्र समझने की गलती करता है उसको हम कानूनी तौर के ऊपर रहने देंगे। इसीलिए इसकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि हिंदुस्तान को एक रहना है या हिंदुस्तान के टुकड़े होने हैं। दूसरी बात मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक बात कह के आपसे कहूंगा, ठीक है, कि आज के दिन में 370 जाने के बाद हमको क्या चेंज नहीं दिखती है? और ये जो शांति का माहौल बना है यहाँ पे, क्या ये 370 के होते हुए बन सकता था? क्या 35A के होते हुए ये बन सकता था? क्या विकास जिस दर से आगे बढ़ा, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ पे आ रही है, लोग उत्सुक हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो पिछले साल में जम्मू कश्मीर में आ गया, रिकॉर्ड कायम किया गया। आज टूरिज्म की ये पोजीशन है कि कश्मीर में सारे के सारे होटल पैक हो जाते हैं, उसके बाद भी टूरिस्ट जो है वो लाइनें लगा के खड़े हैं। तो 370 और 35A के चलते तो आपने कभी ये होने नहीं किया। गौरव जी, आज हालात बदले हैं तो इसलिए बदले हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो मजबूत कदम उठा सकती है, जिसको मजबूत कदम खिलाफ लड़ाई जो है उसको जीत के ही हम पीछे हटेंगे, उसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या विकास की जो गंगा बह रही है वो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इससे पूछना चाहता हूं, अगर विकास इतना था तो हमारे डेरिवेजर आज तक तो सड़कों पे, उनको कम से कम 5 से 6 साल हो गए वो सड़कों के ऊपर अपनी डिमांड्स को लेके, अब तो वो ओवरएज हो गए। हमारे यूथ आधे से ज्यादा तो आपने ओवरएज करवा दिए। अगर आप कहते हैं कि इतना काम दिया तो कम से कम मोर देन, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसियां यहाँ खाली पड़ी हैं। आप देखिए, जब भी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जब भी किसी भी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकलती है, वैकेंसी आप वहाँ 1000 दिखाते हैं, फॉर्म भरने वाला 50,000 बंदा होता है। तो आप कहाँ से आप इस चीज़ की आप कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको कहा ये माइलेज भाजपा ने सिर्फ अपना, मैंने एक बार एक चैनल, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और स्टेट जो है वो दैट इज ए लैब, और हम लोग जो हैं हम उस लैब के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम लोगों को इन्होंने यूज करना, और वहां से जो एक डिसीजन जा उसमें जो भी उसमें से निकलेगा उसको जाके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाके अपना माइलेज जो है, सियासी माइलेज लेने के लिए इन्होंने वहां इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले डेली वेजर्स की जिस तरह से आपने बात की, 30 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है, ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू के अंदर रही है, कश्मीर के अंदर रही है, PDP कांग्रेस रही है। देखिए, पिछले 2014 से लेके अभी तक 10 साल हो गए, और डेरिवेजर्स की जो मेन, जब से वो सड़कों पे हैं वो पिछले इन्हीं सालों से हैं। अगर हमारी सरकार होती तो हम उन लोगों को 5-6 साल सड़कों के ऊपर जो उन्होंने धक्के खाए, खाई, पुलिस के डंडे खाए, वो उनको हम खाने नहीं देते। दीजिए सुनील जी। देखिए, मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूं कि डेली वेजर की समस्या खड़ी किसने की? क्या डेली वेजर आपके रजीम में अपॉइंट नहीं हुए? आपने तो उनको रेगुलर अपॉइंट नहीं किया, पोस्टें थी नहीं। आपने डेली वेजर जो है वो हजारों, आज जिसको कहते हो 1 लाख से ज्यादा है, हजारों की तादाद में डेली वेजर आपने अपॉइंट कर दिए। वो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, वो कांग्रेस का वर्कर है, जो सारा डेली वेजर जिसको आपने बनवा दिया। ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर है, लेकिन हम इस लाइबिलिटी से हट नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद हमारा संकल्प पत्र देख लीजिए, उसमें वादा है कि हम इनके बारे में फैसला करेंगे, और उसके बारे में आश्वस्त रहें डेली वेजर कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जरूर उनके हक में फैसला करे। लेकिन उस बीच में एक और सवाल जोड़िएगा गौरव जी इसके साथ, क्योंकि वाल्मीकि समाज की मैं बात करूंगी, जो 370 संशोधित नहीं होने से पहले सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी के तौर पर ही काम करता था, चाहे उनका बच्चा कितनी भी डिग्री कर ले। आपको नहीं लगता है कि एक बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है? क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना एक बहुत अच्छी बात है कि आप जब क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार की क्या खामियां हैं, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो गिनना की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, उपलब्धियों के लिए तो हम इनको बोलते हैं मुबारक है, लेकिन वो उपलब्धियां किस काम की, जिस वजह से मोस्ट ऑफ दी जो हमारा यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का, वो इस वक्त परेशान है। वो
इस वक्त उसको ये समझ नहीं आता। पिछले 10 सालों से कई हमारे वो यूथ थे जो जिनकी जॉब के लिए जो वेट कर रहे थे, और पीछे कोई भी इस तरीके की उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं निकाली गई कि वो ओवर एज होके घर बैठ गए। तो उपलब्धि तब होती है कि तब आप सभी सेगमेंट्स के लोगों को प्रॉपर सेटलमेंट कर पाए। आप किसी एक किसी को क्या सबको हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं? और एक और सवाल कि आपको कैसे लगा कि 370 भी हट सकता है, 35A को हटाया जा सकता है, क्योंकि आपका इसमें काफी रोल रहा है। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा पहले सरकारी नौकरी पर बोलिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी लगातार इसको मुद्दा बना रही है। क्या सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है? जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हुई थी। देखिए सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा सकते हैं। हाँ। वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपने जो मुझे पहले पूछा कि क्यों महसूस हुआ कि इसको हटाना चाहिए यहाँ पे, तो गौरव जी जो अभी कह रहे थे, तो एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा ये कि 7 दशक तक, 70 साल तक कहा गया कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दे रहा है स्टेट को, ठीक है। यहाँ का विधान अलग है, यहाँ का संविधान अलग है। तो बहुत कम किसी ने कहा कि ये बातें गलत हैं। यहाँ तक कहा कि हम इनको ठीक कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इसके लिए। अब ये दोनों जब 370 को मॉडिफाई किया गया है, इट हैज बीन अमेंडेड, आई विल नॉट से इट्स नॉट एब्रोगेटेड, इट इज मॉडिफाइड यूजिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, राइट। 35 में चला गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन ऑर्डर को ही निकाल दिया 54 को, तो खत्म हो गया वो। अब आवश्यकता ये है कि इनको हटाया गया है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, ये बोलूँगा मैं इसके लिए। और जो सेपरेटिस्ट जो सिग्नल जाया करते थे, जो गलत थे मिथ्याओं की वजह से, क्योंकि नकारा नहीं गया कभी उनको, उन्हें भी ख़त्म किया जाए। तो ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमें बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि 35A और आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही हटाया गया है, ये उन तक पहुंचाया जाए। और उसको पहुंचाने के लिए एक बड़ी नम्र सी भाषा को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है अभी इंटीग्रेट हुआ है भारत के साथ, जी। ये कहने से हम उस सोच को पक्का कर देते हैं जो पहले कहती थी कि भारत से जम्मू कश्मीर दूर है। तो जम्मू कश्मीर राज्य भारत के साथ पहले ही इंटीग्रेटेड था। ये कहना कि अब इंटीग्रेट हुआ है, ये किसी की सहायता करता है। तो हमें जम्मू कश्मीर के विषय में और 370-35A के बारे में कहते हुए एक बहुत ही संतुलित और समझदारी की सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल करना है। और मैं गौरव जी से कहूँगा कि शायद इन तक वो बात हम नहीं पहुँचा पाए कि क्यों इसको निकाला गया है। आपने सफाई कर्मचारी की बात की, नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि देखिए, 370 को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन 100 साल भी लग सकते हैं। देखिए ऐसा है कि इतने हर आदमी कोशिश कर सकता है। जैसे वो पहले कहते थे कि ये नहीं हट सकता है, तो पार्लियामेंट ने हटा दिया इसको, पार्लियामेंट ने हटा दिया है ना। 70 साल लगे जाने को, तो 70 साल लगेंगे आने को। यानी कि आम जनता को क्यों बरगलाने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है नहीं, कि क्यों इसे बड़ा मुद्दा अगर बनाया हम जा जनता रहा है। को ये बता दें कि आपके भले के लिए गया है, तो डॉक्टर फारूक का प्रश्न रहेगा ही नहीं। हमारी आवश्यकता जो ये है कि हम जनता तक ये बात पहुंचा दें कि हमने ये भले के लिए किया है रियासत के लिए। जम्मू कश्मीर रियासत पंजाब की तरह नहीं है एक ढंग से अगर देखा जाए तो। यहाँ जो भी होता है उसकी इंटरनेशनल रिपरकशन भी है उसकी। अरे अभी जितेंद्र सिंह भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा विडंबना है कि लखनऊ पार की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन इस बार की अगर हम बात करते थे तो वोटिंग राइट्स नहीं थे, जिसमें मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी मिसाल है, I.K. गुजराल जी बहुत बड़ी मिसाल है। नो, अगर मनमोहन सिंह जम्मू कश्मीर में रहते तो नहीं होता। नो, असेंबली में वोट नहीं कर पाते, हाँ, पार्लियामेंट में तो कर पाते। अगर यहाँ रहते असेंबली में वोट नहीं कर पाते थे, अगर वो परमानेंट रेजिडेंट इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने की बात कर रही हूँ। नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हाँ। पार्लियामेंट में जाके, तो पार्लियामेंट में वो जा सकते थे, यहाँ की असेंबली में नहीं जा सकते थे। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए सर ने कहा कि 370 जो और ये 35A जो जाना था वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी था। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप कहते हैं ज़रूरी था तो आज हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ क्यों डिस्टर्ब है, क्यों परेशान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर
जो माइनिंग का मैं इशू अगर बात करूं, जो काम हमारे लोगों के पास था वो बाहर के लोगों के आने से वो काम आपने उनके हवाले कर दिया। उसके बाद मंदिरों का शहर था, इसको आपने वाइन शॉप्स का शहर बना दिया। लेकिन अगर वो भी अगर था, उसमें भी जो जम्मू के लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती तब भी बात थी। इस वक्त जितना वाइन शॉप्स जम्मू के अंदर हैं वो सारी की सारी जो है बाहर के लोगों के पास है। तो उसी तरीके से मुझे ये नहीं लगता, अभी मैं रिसेंटली कल की आपकी बात करूं आपके साथ, एक आर्मी ऑफिसर को पुलिस में एसपी एसएसपी जो है वो कर दिया। अगर आप सब बेनिफिट जहां तक हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं उनको ये आप बेनिफिट दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर के अवाम को किस चीज के लिए खुश होना चाहिए और खासकर यूथ को किस बात पे खुश होना चाहिए। देखिए मैं क्योंकि 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें से पहला तो यह है कि जैसे डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि 370 वापस आ जाएगा, 100 साल के बाद आए, 200 साल के बाद आए, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं आपको उसका रीजन सिंपल तरीके से बता देता हूं। 370 या उस तरह का आर्टिकल वापस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यू नीड नाउ 3/4 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है कोई ऐसी प्रावधान बना सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, क्योंकि 364 के अंडर ही होगी। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एग्री करना है कि जनाब हम कश्मीर एक अलग से हिस्सा बनाना चाहते हैं जिसमें कानून नहीं चलेगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर मुहर लगा दी कि ये प्रावधान जो हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वैलिड तरीके से हटाया गया, तो इसकी वापसी का आप बोल देंगे 100 साल या 1000 साल का कोई भी आप करेंगे, आश्वासन देंगे, नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस तो आपके साथ है ही नहीं 370 और 35 के ऊपर। कांग्रेस कहां बात करती है कि 370 और 35 को लेके आए। दूसरी बात, आपने जो लोकल यूथ की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स की बात कही, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। अगर आप लोगों ने ये डेली वेजर्स का इतना बोझ नहीं डाला होता गवर्नमेंट के ऊपर, तो नौकरियां जो है वो काफी हद तक जो है वो निकल चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी जब गवर्नमेंट में थी पीडीपी के साथ, तो हमने एक एफर्ट की थी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, SRO 520 लाके की रेगुलराइजेशन के लिए प्रोसेस जो है वो की जाए। वो अनफॉर्चुनेटली जो है उस टाइम तक नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो उसके ऊपर भी हम विचार जरूर करेंगे। लेकिन शांति की स्थापना अगर रखनी है, कश्मीर और जम्मू को दोनों को खुशहाल रखना है, और बच्चों को नौकरियां अगर देनी है तो वो नौकरियां ज्यादातर, नहीं ये नहीं कहता सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तभी आएंगी जब आप 370 और 35 की बात करना बंद करोगे। इन्वेस्टर्स बाहर से पैसा लेके आए जम्मू कश्मीर में, यहाँ नई इंडस्ट्रीज खुले, नए सेंटर्स खुले, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रांति लाने के लिए, कंप्यूटर के युग की यहाँ पे क्रांति लाने के लिए हम टेक्निकल क्रांति लाने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं कि जो पैसा बाहर से आता है उसको रोक दो, तो फिर बनेगा क्या? एक लास्ट में मैं सिर्फ कहूंगा, आपने कहा गौरव जी ने कि यहाँ पे जितने काम है वो बाहर वालों को मिल गए। भाई कब तक ये बाहर और अंदर का आलाप लगा के रखो? बाहर कौन है? क्या जम्मू कश्मीर के बीच में रहने वाले भारतीय और जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाहर में रहने वाले भारतीय जो यहाँ पे हैं उसमें आप फर्क करना चाहते हो? यही तो आपने किया है 70 साल से। आपकी इस तरह से बातों से, अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं दिल्ली में बैठा हुआ जो जम्मू कश्मीर में पैसा लगाना चाहता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगाना चाहता है यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, लेकिन जब वो बयानबाजी ये सुनता है कि मैं तो बाहर वाला हूं और पता नहीं कब ये 370 और 35 से वापस ले आए, वो क्यों आएगा यहाँ पे? आपको गवर्नमेंट के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी अपोजिशन पार्टी को कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए कि 370 और 35 से खत्म हुआ तो अच्छा हुआ, बाहर के लोग आए। जम्मू कश्मीर भी वैसे बने जैसे महाराष्ट्र है, जैसे बेंगलोर है, जैसे हैदराबाद है, जैसे दिल्ली है, जैसे पंजाब है। दीजिए जवाब। सभी की भलाई। वो कह रहे हैं कि आपको तो सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम बाहर की, हम कभी बाहर का ये मतलब नहीं है कि हम किसी और देश के लोगों की बात करते हैं, हम बात भारत के लोगों की ही करते हैं। जहाँ तक ये कहते हैं हम बाहर के लोगों को अपनाते नहीं हैं, तो हमने पिछले कई सालों से एलजी साहब जो हैं हमारे, उनको हमने दिल से अपनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जब से आपने स्टेटहुड हमारी यहाँ से इन्होंने हटाई,
उसके बाद 370 तो आपने लिया, हटाया ही हटाया। आपने साथ में स्टेटहुड हटा के स्टेट को यूटी बना दिया। आज आप कहते हैं कि हमारी अब सरकार आएगी, अब पता नहीं जो पिछले 10 सालों में आपने क्या किया जो आप आगे करेंगे, लेकिन अब हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। अब आप कहते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी, आप मुझे बताएं, अब जो सरकार आएगी टोटल 9 मिनिस्टर्स आएंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। हर एक 15 डिपार्टमेंट्स के ऊपर आपका एक मिनिस्टर होगा। तो आप यूटी के अंदर आप नियर अबाउट 250 करोड़ रुपया जो है आपने एक एमएलए को देना है। बाकी स्टेटों में कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपया एक एमएलए को मिलता है। आप मुझे बताइए, अब जब आप फुल स्टेट मेजोरिटी में आप लोगों से कुछ नहीं हो पाया, अब यूटी के अंदर जब जो पावर्स हैं वो एमएलए के पास रहेंगी बिल्कुल लिमिटेड, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने लोगों को, आपने उन लोगों को उनके हाथ तक आपने बांध दिए। अब आप ये चीज समझते हैं कि अब डेवलपमेंट होगी। अब तो जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे नहीं लगता कि आपको जो आवाम है यहाँ वो आपको अब मौका देगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और जो परसेंटेज वोटिंग की जा रही है, वो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि वो कहीं ना कहीं जो पीछा 2014 से लेकर अभी तक जो भाजपा का रोल रहा यहाँ जम्मू कश्मीर में, ये उसके फेवर में नहीं है, ये उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग, हम जो हैं, हमारे लिए जितना हमारे खुद के जम्मू कश्मीर के लोग हमारे लिए हैं, उतने हिंदुस्तान के लोग हमारे लिए हैं। हम उनको अलग नहीं समझते। बट जहां तक राइट की बात आती है, सबसे पहले हमारे जो राइट हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे लोगों को मिलने चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में लोग पैदा हुए हैं उनका फर्स्ट राइट बनता है। उसके बाद आप किसको दें, किसको, उससे नहीं बनता। लेकिन जब तक हमारे लोग खुद, मैंने आपको कहा कि कितना यूथ जो है इस वक्त जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके नौकरियों के लिए यहाँ ओवरेज हो चुका है। जवाब दीजिए सुनील जी। आपको ये चीज समझनी होगी कि फ्यूचर यूथ का जो है वो औद्योगिक क्रांति जो प्राइवेट सेक्टर में आएगी उससे है। सरकारी नौकरियां सिर्फ निर्वाह नहीं कर सकती इतने यूथ का जिसको हम एजुकेशन देते हैं, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर के यूथ का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी तो है कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान खुला है आपके लिए। आप जाइए ना, कहीं पे भी जाके नौकरी कीजिए। जम्मू कश्मीर का यूथ जाता है, बाहर भी जाके नौकरी करता है। और अगर हमारा 1000 यूथ जो है, मेरा बच्चा जाके बाहर नौकरी कर रहा है और उसके बदले में प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे आएगा, उसमें अगर 5 या 10 लोग जो है वो बाहर से आके नौकरी यहाँ पे कर लेंगे, बाहर के बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे नौकरी करते हैं, तो क्या एतराज है उसमें? आप ये एक वी आर इंटरलिंक्ड सोसाइटी, अब अलग थलग रहने वाली जो है आदत नहीं है। ठीक है सुनील जी। दया गौरव जी ने 2 बातें यहाँ पे लाई हैं। एक
जो जम्मू कश्मीर रियासत को जो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, उसकी बात कही है इन्होंने। ये जरूर है कि JNK को यूटी बनाने से आम आदमी के मन में थोड़ा सा हनन महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही कह दिया है कि जब भी समय अच्छा आएगा, सूटेबल चीज़ होगी तो JNK को वापस स्टेट बना दिया जाएगा। वी हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन मैं उसमें एक फ़ायदा देखता हूँ, एक लाभ देखता हूँ मैं उसके बीच में। उसे क्षणिक ही समझ लीजिए आप। आज तक इस रियासत में कोई भी अगर सेपरेटिस्ट की बात निकली हो, किसी किस्म की कोई बात किसी ने कही है जम्मू कश्मीर के बारे में, एक्सेशन के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो कश्मीर घाटी से थे। ठीक है। और जम्मू कश्मीर को कश्मीर का समय का भी अभाव है, जल्दी से खत्म स्पेसिफिक आ रहा है उसमें, एड्रेस करते हैं इसको। तो जब भी कोई आदमी ये ऐसी बात बोलता था तो कश्मीर घाटी से बोलता था, तो दुनिया समझती थी कि हाँ ये जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, ये कश्मीरी बोल रहा है ये। और हम भी कहते थे इंडिया इज, भारत कहाँ से है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। लेकिन अब ये कहना पड़ेगा कि भारत कन्याकुमारी से लद्दाख तक है। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बदलती है, उसके साथ हल्का सा उसमें होता है, तो वो उसके लाभ आगे। नहीं, एक चीज मुझे कहने दीजिए, क्योंकि गौरव जी ने कुछ चीजें कही हैं जो हमारी ड्यूटी इनको समझाने का है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है PDP ने अपने सेल्फ रूल के डॉक्यूमेंट में। उन्होंने कहा भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी कुछ भी नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट के लिए भारत की सरकार से ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। हमारा जो सेल्फ रूल है, जो जम्मू कश्मीर रियासत के लिए इंडियन नेशन स्टेट से ऑटोनॉमी मांग रहा है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कि जब कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक लास्ट कमेंट कह रहे थे सुनील जी, जैसे कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि एक चीज सिर्फ मैं लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत से यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने गिरेबान में जाके देखे कि वो हालात किसने पैदा किए 70 साल में कि हमारे को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा यहाँ पे चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हालात बदले हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई हड़ताल का कैलेंडर नहीं निकलता, कोई सेपरेटिज्म की बात नहीं करता, आतंकवादी घटनाएं जो है 80% से नीचे उसकी गिरावट आ गई है, तो ये करना जरूरी पड़ा। ये घूंट जो है ये हमारे को पीना पड़ा, कड़वा घूंट स्टेट को यूटी बनाने का, बिकॉज आपने हालात ऐसे बना के रखे थे कि इसके अलावा कुछ। देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेंटर में भाजपा की जब सरकार थी अटल जी की, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने हमें नहीं कहा गिरेबान झांक के देखिए। उस वक्त 96 में जब यहाँ पीक पे मिलिटेंसी थी और कोई भी जम्मू कश्मीर को थामने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त अगर उस बैड टाइम में जम्मू कश्मीर में अगर कुछ चीफ मिनिस्टर उस बुरे टाइम में दौर में बना, फारूक साहब बने, उस वक्त ये हमें झांकने के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन आज जब ये PDP जो टोटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी रखती है, जब ये उसके साथ बैठ के सरकार बनाते हैं, उस वक्त इनको सब कुछ इनको नेशनलिस्ट नजर आता है। लेकिन जब ये सरकार से, अभी आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया था, बैठे थे इनके साथ और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त PDP और ये सब जमातें ठीक रहती हैं, लेकिन जब इनकी सत्ता की बात आई, इनकी खुद की, तब ये जो पार्टियां हैं सारी एंटी नेशनल इनको नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शिव को मानती है, गले में सांप डालने पड़ते हैं, डाले हैं, कोई सांप है कोई नाग है, ये ऐसा ही है। क्योंकि जब तक आप आतंकवाद और अलगाववाद की बात छोड़ोगे नहीं, तब तक स्थायी शांति जो है वो कश्मीर में नहीं आएगी। आप पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आके कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा हमारे साथ मिलता है। अब किस तरह की राजनीति है कि वो आदमी, वो देश जो आतंकवादियों को भेजता है यहाँ पे खून की होली खेलने के लिए, वो कहता है इलेक्शन के दौरान, जब श्रीनगर में इलेक्शन चल रहा है, वो कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और एजेंडा है कश्मीर। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गौरव जी आपका भी धन्यवाद और दया सागर जी आपका भी। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से बदलाव आया है, सब गिनकर आपके सामने है। अब फैसला आप लोगों को ही करना है कि किस तरह से काम होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि विकास जो हुआ है उसे झुकलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। Thank you so much to all the panelists.
तो बात हुई 370 और 35A की। इसी से जुड़ी कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगी। 370 और 35A की विदाई के बाद घाटी में बजी एक नई आवाज। विकास की रफ्तार तेज हो गई, सपनों की बुनाई नई राहें मिल गई। बंद दरवाजे अब खुलने लगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर बढ़ने लगे। निवेश का माहौल हर दिशा में फैला, युवाओं का हौसला अब नहीं मेला। संविधान की छांव में समानता की रोशनी, एक नए सफर की तैयार है कहानी। सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, हर दिल में अब नई उमंगें उठी हैं। चुनौतियां हैं पर हम मिलकर बढ़ेंगे, एकता की शक्ति से सपनों को सच करेंगे। घाटी का हर कोना अब खिलखिलाएगा, नए सवेरे का उजाला हर दिल में आएगा। तो 370 और 35A के बाद हम अगली कॉन्वर्सेशन के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।